नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे हैं बाल विकास। बाल विकास में अपनों ने बाल विकास संबंधी कुछ नियम, सिद्धांत, अभिवृद्धि से अंतर यानी सारी की सारी चीजों को पढ़ने के बाद अपन पहुंचे थे बाल विकास के प्रमुख सिद्धांतों की ओर। तो बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत अपन पढ़ रहे थे, जिनमें आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे अगला सिद्धांत, जो कि महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। तो बाल विकास में कल की क्लास में अपनों ने वाइगोट्स्की का सिद्धांत है वो कंप्लीट किया, और आज अपन शुरू करने जा रहे हैं नैतिक विकास का सिद्धांत, जो बाल विकास का ही सिद्धांत माना जाता है। नैतिक विकास का सिद्धांत, ये सिद्धांत कब दिया गया? तो यदि अपन इस सिद्धांत को सबसे पहले दिए जाने की बात करें तो 1954 ईस्वी में ये सिद्धांत दिया गया था। हालांकि इसका ईस्वी सन है वो 1958 माना जाता है। ठीक है, 1958 ईस्वी किसने दिया? तो लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा ये सिद्धांत दिया गया। लॉरेंस कोहलबर्ग ने ये सिद्धांत दिया था, और कोहलबर्ग द्वारा दिए गए इस सिद्धांत के अनुसार कौन कौन सी चीजें हैं वो विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है, उन सभी के बारे में अपन पढ़ेंगे। परंतु पहले अपन देखते हैं कि कोहलबर्ग कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो ये अमेरिका के विद्वान थे। ठीक है, अगर अपन बात करें कि नैतिकता क्या है, सबसे पहले इस सिद्धांत को समझते हैं। तो नैतिकता क्या है? तो देखिए, नैतिकता वह गुण है जो सही वह गलत में अंतर करना हमें सिखाती है। अंतर करना सिखाती है, वही क्या होती है? नैतिकता होती है। देखिए, अक्सर यूं कहा जाता है कि बालक में नैतिकता का विकास किया जाना चाहिए। नैतिकता का विकास का मतलब बालक को सामाजिक मूल्यों व आदर्शों का ज्ञान करवाया जाना चाहिए, ताकि बालक के विकास को एक सकारात्मक दिशा दी जा सके। जैसे हमारे सामाजिक मूल्य होते हैं सत्य बोलना, किसी की बुराई नहीं करना, सबका भला करना, सबका सहयोग करना, ये हमारी नैतिकता मानी जाती है। यही हमारे सामाजिक मूल्य व आदर्श माने जाते हैं। तो नैतिकता क्या होती है? नैतिकता वह एक गुण है मनुष्य के अंदर जिसके द्वारा बालक सही व गलत में अंतर करना सीखता है। इन्होंने ये सिद्धांत कब दिया और क्यों दिया? हमने देखा कि ये सिद्धांत इन्होंने 1958 ईस्वी में दिया और अपनी एक पुस्तक में दिया। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? पुस्तक का नाम था द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ये इनकी पुस्तक आई थी 1984 ईस्वी में। 1984 ईस्वी में इनकी ये पुस्तक आई थी। तो पहले इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया था, बाद में इसी से संबंधित इन्होंने अपनी पुस्तक भी लिखी। हालांकि इनकी 2 अन्य और पुस्तकें मानी जाती हैं, परंतु ये सिद्धांत इनकी इसी पुस्तक में है। तो इसलिए अपन सिर्फ एक ही पुस्तक का अध्ययन करेंगे, और यही पुस्तक इनके इस सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण भी मानी जाती है। कोहलबर्ग ने लोगों की नैतिकता का अध्ययन किया। किस आधार पर किया? इन्होंने नैतिकता का अध्ययन करने के लिए लगभग 20 वर्ष तक लगातार लोगों का साक्षात्कार किया। साक्षात्कार का मतलब अपन जानते ही हैं, लगभग 20 वर्षों तक इन्होंने लोगों का इंटरव्यू किया, और इन्होंने देखा कि भाई किस प्रकार से लोगों में नैतिकता का विकास होता है। तो इन सभी चीजों का अध्ययन इन्होंने 20 वर्षों तक किया, और 20 वर्षों के बाद इन्होंने नैतिकता को इस रूप में परिभाषित किया कि भाई नैतिकता हमारे अंदर, हमारे मस्तिष्क में एक ऐसा गुण है
जो हमें सही व गलत का निर्णय करना सिखाता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं कुछ आगे और तत्वों की। इन्होंने 20 वर्ष के अध्ययन के पश्चात क्या पाया? इन्होंने पाया कि नैतिकता जो है वो बालक में सामाजिक परिवेश में विकसित होती है। इन्होंने यूं कहा कि भी जन्म के समय बालक में नैतिकता या अनैतिकता कुछ भी नहीं होती। अर्थात जन्म के समय बालक नैतिक होता है तथा न ही अनैतिक होता है। सबसे पहली बात तो इन्होंने की कि जन्म के समय बालक में नैतिकता होती नहीं है, न ही अनैतिक। अब नैतिकता होती नहीं है इसका मतलब ये नहीं लगाना है कि बालक अनैतिक होता है, बालक गलत कार्य करता है, बुरे काम करता है, नहीं। उसमें अनैतिकता भी नहीं होती, नैतिकता भी नहीं होती, वो कोरा कागज होता है। तो फिर उसमें नैतिकता या अनैतिकता कहां से आती है? तो इन्होंने यूं कहा कि बालक में नैतिकता का विकास सामाजिक परिवेश में होता है। सामाजिक परिवेश में होता है। ये दो बातें अत्यंत महत्वपूर्ण इनके सिद्धांत में मानी जाती है। दोनों ही बातें अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है जो इस सिद्धांत का आधार कही जा सकती है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम नैतिक विकास का सिद्धांत। और किसका पढ़ रहे हैं? नैतिक विकास से भी और सिद्धांत भी जाने जाते हैं इस नाम से भी, परंतु हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत जो 1958 ईस्वी में द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट नामक पुस्तक में दिया गया था, उस सिद्धांत का अध्ययन अपन इस क्लास में कर रहे हैं। इनके अनुसार नैतिकता एक गुण है जो बालक को सही व गलत में अंतर करना सिखाती है। बालक जन्म के समय न नैतिक होता है न अनैतिक। वो सामाजिक परिवेश में धीरे धीरे जब विकास करता है तब वह नैतिक गुणों को या अनैतिकताओं को अर्जित कर लेता है। तो इनका विकास कहाँ होता है? सामाजिक परिवेश में। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे। और यहाँ पर भी मैं आपको बता देती हूँ कि 20 वर्षों के लगातार अध्ययन के बाद ही इन्होंने इस चीज को जाना था और उसके बाद निष्कर्ष रूप में इन्होंने ये चीजें बताई थी। हाँ, ये क्या करते थे, किस प्रकार से अध्ययन करते थे, इनकी विधि कौन सी थी? तो यदि मैंने यूं कहा कि भाई इन्होंने 20 वर्षों तक साक्षात्कार किया था, 20 वर्षों तक साक्षात्कार किया था। ये जो साक्षात्कार करते थे ये किस प्रकार करते थे, उसकी प्रणाली कौन सी होती थी? तो ये साक्षात्कार के माध्यम से लोगों पर प्रयोग करते थे कि लोगों की सोच किस प्रकार से है, किस दिशा में जा रही है। तो इसके लिए वो प्रयोग करते थे और अपने इन प्रयोगों में वो कथाओं को शामिल करते थे, यानी वो कहानी सुनाते थे और उस कहानी के आधार पर वो लोगों से इस बात का पता लगाने का प्रयास करते थे कि भाई लोगों की मानसिकता किस प्रकार की है या उनकी जो मानसिकता है उसके पीछे कारण क्या है, इस चीज का वो पता लगाते थे। तो वो क्या करते थे? प्रयोग करते थे। और प्रयोग किसके माध्यम से करते थे? कहानी के माध्यम से करते थे। एक व्यक्ति को साक्षात्कार के लिए बुला लिया, यानी उसको इंटरव्यू करने के लिए या उससे बात करने के लिए बुला लिया। बुलाने के बाद उसे बातों ही बातों में उन्होंने एक कहानी सुना दी और कहानी सुनाने के बाद इन्होंने एक निष्कर्ष दे दिया, भाई ये चीज सही थी। अब वो व्यक्ति उसके बारे में क्या विचार देता है, इसी आधार पर इन्होंने ये सिद्धांत दे दिया। ये छोटी छोटी कथाएं सुनाते थे और इसीलिए ये इनका सिद्धांत है वो अत्यंत प्रसिद्ध माना जाता है। किसके संदर्भ में? कथाओं के संदर्भ में। और इनकी एक
प्रसिद्ध कथा या प्रसिद्ध कहानी मानी जाती है, प्रसिद्ध कथा मानी जाती है, जिसका नाम आता है हिंज की दुविधा। हिंज की दुविधा। देखिए क्या कहानी है। कहानी की शुरुआत एक महिला से होती है। एक महिला है जो मृत्यु के पास है, मृत्यु के पास, यानी उसे एक लाइलाज बीमारी हो गई है। लाइलाज का मतलब जिसका इलाज दुर्लभ हो, उसे एक ऐसी बीमारी हो गई है। और जिस समय वह बीमारी से जूझ रही है, उसी समय एक फार्मासिस्ट था, फार्मासिस्ट, जिसने एक रेडियम की खोज की थी, रेडियम की खोज की थी। इस रेडियम द्वारा इस महिला की उस लाइलाज बीमारी का इलाज संभव था, यानी इलाज उसका किया जा सकता था। अब इस महिला का जो पति है, जिसका नाम है हिंज, जिसका नाम क्या है, हिंज है, ठीक है। अब यहां पर वो महिला की बहुत बुरी हालत हो जाती है, वो तड़फ रही है, बीमारी से बहुत दुखी हो गई है। अब उस समय हिंज इस दुविधा में पड़ जाता है कि अब मैं करूं क्या, करूं क्या। इसका इलाज करवाना जरूरी है, और इलाज करवाने के लिए वह इस फार्मासिस्ट या रेडियम के आधार पर जो दवाई बनाता है उस डॉक्टर के पास जाता है। उस डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर, वैसे भी ये दवाई महंगी थी, परंतु फिर वह उसकी आवश्यकता को देखते हुए इससे 10 गुना पैसे की मांग करता है। यानी हालांकि ये दवाई महंगी थी, परंतु फिर भी वो दवाई से भी 10 गुना ज्यादा कीमत मांग रहा है। अब हिंज यूं चाहता है कि उसकी पत्नी का इलाज होना ही चाहिए, तो वो अपने अनेक मित्रों के पास जाता है और अनेक मित्रों से रिक्वेस्ट करता है, विनती करता है कि भाई मेरी पत्नी का इलाज करना है, तो आप मुझे कुछ पैसों की सहायता दीजिए। अनेक मित्रों में से कुछ मित्र उसे सहायता देते भी हैं, परंतु फिर भी उसके पास जितने पैसे, जितने रुपए इकट्ठे होते हैं, वो दवाई के लिए बहुत कम होते हैं। अब वो एक बार अपनी पत्नी की तरफ देखता है, एक बार दवाई की तरफ देखता है। वो इससे विनती करता है, दवाई बनाने वाले से वो विनती करता है कि भाई मेरी पत्नी मर रही है, मैं आपको धीरे धीरे बाद में पैसे लौटा दूंगा, आप एक बार मेरी पत्नी का इलाज कर दीजिए, बाद में मैं आपका एक भी पैसा नहीं रखूंगा, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। परंतु यहाँ पर यह व्यक्ति बिल्कुल ही मना कर देता है। यह व्यक्ति इनकार करते हुए कहता है कि मैंने इसकी खोज की है और मैं इसके दम पर, इसके बल पर अच्छा पैसा कमाना चाहता हूं, मैं ऐसे ही तुम्हें नहीं दे सकता। जब वो व्यक्ति मना कर देता है और हिंज के पास पैसे भी नहीं होते, तो उसके पास एकमात्र रास्ता बचता है। 2 रास्ते बचते हैं वैसे। एक तो ये कि वह अपनी पत्नी को मरने दे, दूसरा ये कि वो किसी भी अन्य तरीके से भी दवाई को हासिल करे। और इसके लिए हिंज इस रास्ते को अपनाता है कि कैसे भी करके दवाई को हासिल किया जाना चाहिए। तो हिंज है वो उस फार्मासिस्ट की दुकान में चोरी करता है, उसकी दुकान का दरवाजा तोड़ता है, ताला तोड़ता है, और उसके बाद उसका दरवाजा तोड़कर और उस दवाई की चोरी करके वो अपनी पत्नी का इलाज करवाता है। ये 2 चीजें हैं। हिंज नैतिक था, परंतु समाज में परिस्थितियों के कारण उसने अनैतिक कार्य किया, जो चोरी की। उसने चोरी करना अनैतिक काम समझा जाता है सामाजिक दृष्टि से, परंतु किया कहां पर है उसने? समाज में किया। और किस से प्रेरित होकर किया? समाज से प्रेरित होकर किया। तो ये जो कथा है, ये इनकी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, इनकी कोहल वर्ग की, जो इन्होंने एक व्यक्ति को सुनाई थी, कुछ लोगों को सुनाई थी, जिन पर इन्होंने निष्कर्ष एकत्रित किए थे। कुछ लोग यूं मानते थे कि क्या हुआ, चोरी करने से मरना भला है, और कुछ लोगों ने यूं कहा कि भाई जीवन है तो सब कुछ है, क्या हुआ चोरी की, तो वो तो पैसा कमाना चाहता था, वो कौन सा अच्छी जगह पर लगा रहा था, उसकी तो अर्थलोलुपता थी,
तो उसके यहाँ चोरी की तो उसने कोई गलत काम नहीं किया। तो इस प्रकार से इन्होंने अपनी इस लघु कथा पर अनेक लोगों से उत्तर मांगे और इस आधार पर भी इन्होंने है वो अनेक जगह निष्कर्ष निकालते हुए और अपने सिद्धांत को परिपूर्ण किया। तो ये इस प्रकार से कहानियां सुनाते थे, लोगों का साक्षात्कार करते थे और उसके आधार पर ये पता लगाते थे कि किस समय बालक में किस प्रकार की अवधारणा या किस प्रकार की विशेषताएं या किस प्रकार की मानसिकता जन्म लेती है। इन्होंने ये जो प्रसिद्ध लघु कथा थी ना, लघु कथा, इसके माध्यम से इन्होंने दो निष्कर्ष निकाले। दो निष्कर्ष कौन से निकाले? एक तो निकाला नैतिक दुविधा और एक निकाला नैतिक तर्कणा। नैतिक दुविधा क्या है? नैतिक दुविधा ये है कि भाई हिंज जो उस महिला का पति है वो अनैतिक नहीं था। वो अपने मित्रों के पास गया था अपनी पत्नी के इलाज के पैसे इकट्ठे करने के लिए, परंतु मिले नहीं। तब उसे बाद में जाकर अनैतिक होना पड़ा। तो उस समय हिंज के समक्ष कौन कौन सी दुविधा थी, या दुविधा का मतलब होता है दो रास्ते होना और तय नहीं कर पाना कि क्या करना चाहिए। तो यहां पर इसके सामने दुविधा ये थी कि भाई पत्नी को मरने दिया जाए अथवा दवा को हासिल किया जाए। ये दुविधा थी। इनके सामने दो रास्ते थे। एक तो कि भाई इलाज जब संभव ही नहीं है, पैसे ही नहीं है और बिना पैसे के दवाई हो नहीं सकती, इलाज हो नहीं सकता, तो पत्नी को मरने दिया जाए। एक रास्ता तो ये था, परंतु वह अपनी पत्नी को तड़पता हुआ नहीं देख सकता था, उसको मरता हुआ नहीं देख सकता था। तब उसके सामने दूसरा रास्ता था कि भाई दवा को हासिल किया जाए। और दवा को कैसे हासिल किया जाए? चोरी करके दवा को हासिल किया जाए। क्यों? क्योंकि सीधे रास्ते से तो उसे मिल ही नहीं रही थी। उसने विनती करके देख ली, उसने पैसे इकट्ठे करने की कोशिश कर ली, परंतु उसे सीधे रास्ते से, नैतिक रास्ते से तो मिल नहीं रही थी। इसलिए उसके सामने दूसरा रास्ता ये था। ठीक है, तो ये जो दोनों रास्ते हैं और दोनों ही रास्तों में तय नहीं कर पाना कि कौन से रास्ते पर जाना है, ये ही क्या कहलाती है? नैतिक दुविधा। और इन्होंने यूं कहा है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसा कहीं न कहीं प्रसंग आ जाता है जहां पर वह नैतिक दुविधा में पड़ जाता है। और इस कहानी के माध्यम से, हिंज की कहानी के माध्यम से इन्होंने इस चीज को स्पष्ट भी किया है कि एक व्यक्ति होता है जिस समय उसके समक्ष दो राहें हों, दो रास्ते हों, और उन दो राहों पर खड़ा होकर वो तय नहीं कर पाता कि मुझे किस रास्ते पर जाना चाहिए। वो ही उस व्यक्ति की क्या कहलाती है? दुविधा कहलाती है, परंतु किससे संबंधित? नैतिकता से संबंधित दुविधा कहलाती है। तो इस कथा से दो निष्कर्ष, एक था नैतिक दुविधा, और इन्होंने इस आधार पर सिद्ध किया कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अगली जो नैतिक तर्कणा है उसके बारे में भी अपन बात करते हैं। नैतिक तर्कणा ये क्या है? इस कंडीशन में जब व्यक्ति दुविधा में होता है, बहुत बड़ी दुविधा में होता है, तो उस समय उसके समक्ष जो दो रास्ते होते हैं उनमें वह अपनी बुद्धि से तर्क करता है, अपनी बुद्धि से तर्क लगाता है, और फिर इस नैतिक तर्कणा में अपनी बुद्धि से तर्क करता हुआ वह दोनों रास्तों में से एक का चुनाव करता है। ये एक का चुनाव करना ही क्या कहलाती है? नैतिक तर्कणा कहलाती है। जैसे हिंज का चोरी
करना, चोरी करना हमारे जीवन में भी होता है। कभी कभार हम ऐसे होते हैं कि दो रास्तों पर खड़े होते हैं और दो रास्तों पर खड़े होते हैं तो उस समय हमारी जो तर्क बुद्धि हमें जो कहती है उसी रास्ते पर हम चल पड़ते हैं। कभी कभार उसके परिणाम बहुत नकारात्मक आ जाते हैं और कभी परिणाम सकारात्मक आ जाते हैं। तो इसीलिए इन्होंने यूं कहा कि भाई नैतिक दुविधा के समय व्यक्ति नैतिक तर्कना करता है और तर्कना के माध्यम से वह एक रास्ते का चुनाव करता है और उस पर चल पड़ता है। ये ही दुनिया भर में चलता है, सभी व्यक्तियों के साथ होता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। और इन्होंने क्या बताया है अपने इस सिद्धांत में, देखिए कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में कुल 7 तो अवस्थाएं बताई थी और नैतिक विकास के 3 लेवल बताए थे। लेवल या फिर मैं यूं कहूं स्तर बताए थे। ठीक है, अवस्थाएं महत्वपूर्ण नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे। अवस्थाएं जिनकी महत्वपूर्ण थी उनका अपन अध्ययन कर चुके हैं। इनका नैतिक विकास का सिद्धांत है, तो नैतिक विकास के जो 3 स्तर बताए हैं उन्हीं का ही अपन अध्ययन करेंगे। परंतु यहाँ पर स्पेशल बात यह है कि इन्होंने बालक का जो अध्ययन किया या बालक की नैतिकता का जो अध्ययन किया वो 10 से 16 वर्ष तक के बालकों का किया। इन्होंने यूं कहा कि भाई पहले तो नैतिकता इतनी विकसित ही नहीं होती, धीरे धीरे जब 10 वर्ष का बालक हो जाता है तब उसमें कुछ नैतिकता के लक्षण दिखाई देते हैं। तो छोटे बच्चों का अध्ययन करना तो कोई मायने ही नहीं रखता। और इन्होंने पहले भी सिद्ध कर दिया कि भाई बालक जब जन्म लेता है तो उस समय उसमें न नैतिकता होती है न अनैतिकता होती है। तो उसके बाद सामाजिक परिवेश में, अब सामाजिक परिवेश को बालक 3-4 साल तक तो समझता ही नहीं है, रिश्तों को ही नहीं समझता, कौन पापा है, कौन मम्मी है, कौन भाई है, कौन बहन है, यही चीज नहीं समझता। तो उसमें नैतिकता कहाँ से आ जाएगी। हाँ, धीरे धीरे माता पिता समाज है वो उसमें नैतिकता का विकास करने का प्रयास करते हैं। बेटा नमस्ते करो, बेटा पैर छुओ, बेटा सच बोलना चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का करते हैं। परंतु बालक उन चीजों को तभी याद रखता है जब तक वो लोग साथ में है, सामने है। बाद में वो बालक जो है वो उन लोगों को भी भूल जाता है, उन लोगों की बातों को भी भूल जाता है। तो इसलिए यहां पर अपन देखेंगे, नोट लगाकर आप ये बात लिखेंगे कि लॉरेंस ने नैतिक विकास संबंधी अध्ययन बालक की 10 से 16 वर्ष तक की आयु में किया। स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका एक और तरीका हो सकता है लिखने का, वो भी मैं आपको बता देती हूं कि अपन सीधा का सीधा भी लिख सकते हैं। नैतिक विकास संबंधी अध्ययन बालक की 10 से 16 वर्ष तक की आयु में इसने किया। इन्होंने किया कि भाई 10 से 16 वर्ष तक ही बालक हैं वो विकास करता है। हाँ, यहां पर इसका एक तरीका ये भी हो सकता है लिखने का। कौन सा? आपसे यूं पूछ ले कि भाई प्रयोग किस पर किया, सीधा का सीधा। तो 10 से 16 वर्ष तक की आयु के बालकों पर, ये चीज आपको ये ध्यान रखना है। इन्होंने छोटे बच्चों का अध्ययन नहीं किया था, ठीक है। इन्होंने नैतिक विकास का अध्ययन 10 से 16 वर्ष तक के बच्चों पर ही किया था। अपन अध्ययन कह सकते हैं, प्रयोग कह सकते हैं, ठीक है। इन्होंने जो 3 स्तर बताए थे
कि नैतिक विकास के 3 स्तर हैं। 3 चरणों में जाकर बालक यहां पर आकर नैतिक विकास को पूर्ण करता है। तो उन तीनों लेवल या तीनों चरणों को नाम क्या दिया है? तो इन्होंने सबसे जो पहले जो चरण है उनके नाम को उनके नामों की यदि बात करें तो पहले तो इन्होंने बताया है प्राक रूढ़िगत नैतिकता स्तर या नैतिक स्तर, इसे पूर्व परंपरागत स्तर भी कहा जा सकता है। पूर्व परंपरागत स्तर भी कहा जा सकता है। दूसरे स्तर की यदि बात करें तो ये है रूढ़िगत नैतिक स्तर, या इसे अपन परंपरागत स्तर भी कह सकते हैं। उसके बाद तीसरे स्तर की बात करें तो देखिए इसमें आता है उत्तर, ये प्राक यानी पहले की, पूर्व यानी पहले की, और उसके बाद ये होगी, उसके बाद उत्तर रूढ़िगत नैतिक स्तर या फिर उत्तर परंपरागत स्तर। ये 3 स्तर इन्होंने नैतिक विकास के बताए हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन तीनों का अलग अलग करके अध्ययन करेंगे। यहाँ पर एक चीज अत्यंत महत्वपूर्ण है जो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। अलग अलग विद्वान, अलग अलग शिक्षक, अलग अलग किताबें अलग अलग समय सीमा बताती है, परंतु मैं आपको ऑथेंटिक बता रही हूँ। देखिए 10 से 12 वर्ष तक ये मानी जाती है, और 12 से 14 वर्ष तक ये मानी जाती है, और 14 से 16 वर्ष तक ये मानी जाती है। अब कुछ किताबें हैं वो इसको 3 से 9 मानती हैं। इसके जो 2 भाग होते हैं 3 से 6 और 3 से 9, और कुछ किताबें इसको 4 से 10 वर्ष तक मानती हैं। अब अपन ये देख लें कि भाई इसने 10 से 16 वर्ष तक का ही अध्ययन किया है, तो 3 से 9 और 3 से 10 या 4 से 10 आ कहां से सकती है? इनके लेवल में आ कैसे सकती है? इन्होंने तो 10 वर्ष से पहले तो बालक की नैतिकता का अध्ययन ही नहीं किया। तो ये आपको देखना है कि ये जो 10 से 12, 12 से 14 और 14 से 16, ये 3 वर्ष तक या 3 स्तर बताए हैं इन्होंने बालक की नैतिकता के विकास के, जो 10 से 12 है, 12 से 14 है और 14 से 16 वर्ष तक का है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये विशेषतया या फिर स्पेशली ध्यान में रखिएगा। इसमें यदि अपन देखें तो देखिए अब अपन बात करते हैं एक एक की। इनके सिद्धांत में है वो 7 अवस्थाएं, 3 लेवल है, परंतु अवस्थाएं कोई मायने नहीं रखती, महत्वपूर्ण नहीं है। अपन 3 लेवल पढ़ेंगे जो नैतिकता के लेवल इन्होंने बताए हैं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला लेवल अपनों ने कौन सा देखा? प्राक रूढ़िगत नैतिक स्तर या पूर्व परंपरागत स्तर। ये स्तर है इनका, प्राक रूढ़िगत नैतिक स्तर कह दो, चाहे पूर्व। कब से कब तक? 10 से 12 वर्ष तक। इन्होंने यूं कहा कि भाई इस उम्र में बालक में बिल्कुल ही नैतिकता नहीं होती, बालक में नैतिकता नहीं होती, और इसकी जो नैतिक तर्कणा किसे कहते हैं? निर्णय लेने की क्षमता। यहाँ पर अपन नैतिक तर्कणा किसे देखा था? हिंज ने जो एक रास्ते का चुनाव किया, भी चोरी करेंगे, तो वो इस प्रकार का निर्णय या इस प्रकार का विवेक से एक रास्ते का चुनाव करना, ये इस वर्ष या इस उम्र के बालक के लिए संभव नहीं है।
इस उम्र में बालक की जो नैतिक तर्कणा है या नैतिक तर्कणा के जो मानक है वो बड़ों पर या फिर अपन यूं कहें समाज पर निर्भर करते हैं, समाज पर डिपेंड होते हैं। बालक स्वयं इस प्रकार की तर्कणा नहीं करता। तो समाज बालक में इस नैतिकता का विकास किस किस के माध्यम से करता है, ये चीज अपन देखें। पहले मैं इसकी परिभाषा इसको लिख देती हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, इस अवस्था में बालक में नैतिकता नहीं होती, उसकी नैतिक तर्कणा के मानक समाज व परिवार पर निर्भर होते हैं। ये लीजिए, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए कि भी इस उम्र में 10 वर्ष के बालक में नैतिक अवस्था नहीं होती। नैतिक तर्कणा उसकी पूरी की पूरी परिवार यानी इसके सारे के सारे मानक उसके परिवार व उसके समाज पर निर्भर करते हैं। इस अवस्था में बालक सही गलत का कोई निर्णय नहीं कर पाता, उसमें समाज ही सही गलत का निर्णय लेने की क्षमता धीरे धीरे विकसित करता है। तो ये जो स्थिति है इसकी यदि अपन बात करें तो ये आगे जाकर 2 भागों में बंटी होती है। इसके 2 भाग माने जा सकते हैं, या फिर मैं यूं कहूं कि भाई समाज व परिवार भी बालक में नैतिकता का विकास किन 2 माध्यमों से कर सकता है, नैतिकता का विकास किन 2 माध्यमों से कर सकता है। तो उसमें यदि अपन पहले की बात करें तो पहला जो है वो दंड व आज्ञा की उन्मुखता का मतलब होता है की ओर। समाज और परिवार क्या करता है, बालक के लिए दंड का विधान करता है, आज्ञा का विधान करता है। तो इसलिए बालक है वो सही निर्णय लेने का प्रयास करता है, हालांकि नैतिकता उसमें होती नहीं है। नैतिकता किसे कहते हैं, जिसमें बुराई नहीं हो। इस उम्र का बालक बुराई अच्छाई के बारे में नहीं सोचता, बस उसको सुख मिलना चाहिए, उसको अच्छा लगना चाहिए, वो काम करने की तरफ दौड़ेगा। यदि कोई खिलौना उसे दिखाई दे रहा है वो उठाकर लाने की सोचेगा, वो ये नहीं सोचेगा कि यदि मैं बिना पूछे ले आऊंगा तो चोरी हो जाएगी तो चोरी करना गलत बात है, ये नहीं सोचेगा वो। हाँ, वो ये जरूर सोच सकता है कि यदि मैंने चोरी की, मैंने बिना पूछे उठाया तो मार पड़ सकती है, यानी दंड के भय से उसमें नैतिकता विकास कर सकती है। तो देखिए, दंड व आज्ञा की उन्मुखता। इस अवस्था में बालक दंड या सजा से भयभीत होकर अथवा आज्ञा का पालन करने हेतु क्या करता है, नैतिक तर्कणा करता है। ये लीजिए, इस उम्र का बालक या तो दंड से भयभीत होकर नैतिक निर्णय लेने का प्रयास करेगा, सही निर्णय लेने का प्रयास करेगा, या फिर वो आज्ञा पालन के लिए, हाँ मम्मी पापा ने कह दिया ये काम ऐसे करना है तो करना है, बस आज्ञा का पालन वह कर सकता है। तो इस प्रकार से इसमें ये होता है, यानी ये अवस्था है वो बिल्कुल किस पर आधारित होती है, दंड व सजा पर ही आधारित होती है। इसके साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं, जैसे यदि उदाहरण देखें तो जैसे हिंज ने चोरी की,
है ना। हिंज तो बड़ा था, उसकी पत्नी थी, परंतु यदि बालक चोरी करेगा तो वो यूं सोचेगा कि मुझे सजा मिल सकती है। तो ये उदाहरण भी आप लिख लेना ताकि आपको अच्छे से बाद में भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं इसी अवस्था की दूसरी स्टेज। दूसरी स्टेज में बालक क्या करता है। दूसरी स्टेज में बालक क्या करता है, ये चीज अपन देखते हैं। तो दूसरी स्टेज की यदि अपन बात करें तो बालक है वो साधनात्मक सापेक्षता या पुरस्कार उन्मुखता की स्टेज होती है। उन्मुखता, साधनात्मक सापेक्षता का मतलब है, सापेक्षता का शाब्दिक अर्थ होता है बराबरी या समानता। इस उम्र में बालक है वो अपने आप को कम नहीं समझता, और साधनों के मामले में इस उम्र में बालक में अमूर्त बुद्धि तो होती नहीं है, साधनों की बुद्धि होती है, यानी जो दिखाई देता है उससे संबंधित ही समझ होती है। तो उसके आसपास जो भी साधन दिखते हैं उसमें वह बराबरी चाहता है, चाहे नैतिक काम हो चाहे अनैतिक काम हो। मान लीजिए कि एक बालक ने, जैसे यदि अपन उदाहरण देखें तो एक बालक ने दूसरे बालक की नोटबुक फाड़ दी, मान लीजिए पुस्तक फाड़ दी ना, तो ये बालक इसकी भी फाड़ेगा, पूरा प्रयास करेगा इसकी फाड़ने की। यानी ये अवस्था है वो, हाँ, कोई अगर उसे टॉफी देगा तो वो भी बराबर टॉफी देगा, कोई उसे अगर दंड देने की सोचेगा तो वो भी उसे दंड देने की ही बात करेगा, ये ही उसे सोचेगा। तो इसलिए 10 से 12 वर्ष का जो बालक है उसमें यदि आप नैतिकता का विकास कर सकते हो तो आप दंड के माध्यम से, सजा का प्रावधान करके, इसके साथ साथ पुरस्कार का प्रावधान करके या आज्ञा देकर ही कर सकते हो। जबकि उसकी स्वयं की बुद्धि क्या करती है, साधनात्मक सापेक्षता रखती है। वह स्वयं है वो दूसरे बालकों, यानी सीधी सी यदि अपन कहें तो जैसे को तैसा के नियम पर काम करता है। इस उम्र में बालक की नैतिकता किस नियम पर काम करती है, जैसे को तैसा। अगर कोई अपनी पेंसिल तोड़ रहा है तो उसकी भी तोड़ाओ, यदि कोई अपने साथ मित्रवत व्यवहार रख रहा है तो उसके प्रति मित्रवत व्यवहार रखना, ये होती है साधनात्मक सापेक्षता। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, चलो मैं लिख देती हूं इसको भी। इसमें क्या है, इस अवस्था में बालक जैसे को तैसा नियम पर कार्य करता है। वह पुरस्कार से प्रेरित व्यवहार भी करता है। ये दो चीजें इस नियम में आ जाएगी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं रूढ़िगत नैतिकता अवस्था की। रूढ़िगत नैतिक अवस्था की अपन यहाँ पर बात करते हैं कि उसमें क्या होता है। ये क्या होती है, दूसरी रूढ़िगत नैतिकता, या अपन यहां पर कह सकते हैं परंपरागत
गत स्तर, ये कहां से कहां तक? 12 से 14 वर्ष तक मानी जाती है। इस उम्र में बालक क्या करता है कि इस उम्र में बालक जो पहले जो 10 से 12 की उम्र में बालक दूसरों के मानकों पर ही सीधा का सीधा चलता था। दूसरों ने कह दिया कि ये काम कर तो पुरस्कार मिलेगा, वो कर लेता था। ये काम कर लो नहीं तो दंड मिलेगा, तो वो कर लेता था। जबकि इसमें है वो क्या करता है कि अन्य लोगों के मानकों को ग्रहण करते हुए स्वयं सही या गलत का निर्णय करने का प्रयास करता है। ये स्टेज होती है दूसरी, यानी रूढ़िगत नैतिकता। ये प्राचीन काल से चली आ रही है, इसलिए इसे रूढ़िगत नैतिकता कहते हैं कि बालक है वो दूसरों से सीखता जाता है, दूसरों से ग्रहण करता जाता है और सीखता और स्वयं कुछ न कुछ निर्णय कर लेता है, स्वयं अपने डिसीजन ले लेता है। तो उसे ही अपन क्या कहते हैं? अपन रूढ़िगत नैतिकता या परंपरागत स्तर कहते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसकी भी आगे 2 पार्ट है, उनके बारे में भी अपन बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो इसमें जो दो इसके भेद कहे जा सकते हैं वो कौन कौन से हैं? इस अवस्था में जो 2 भेद है वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहली बात तो है कि लड़का या लड़की बनने की उन्मुखता। इस उम्र में बच्चा ये समझ जाता है कि मुझे किस प्रकार का कार्य करना है, किस प्रकार की निर्णय क्षमता विकसित करनी है। लड़का है तो वो लड़कों के अनुसार व्यवहार करता हुआ सीखेगा, लड़की है तो वो लड़कियों के अनुसार व्यवहार करती हुई सीखेगी। परंतु किसके आधार पर? अपने पहले सीधी सी यदि उदाहरण दूं तो एक औरत खाना बना रही है तो इस उम्र की लड़की भी अपने आप में इस प्रकार के गुण विकसित करने का प्रयास करेगी, यानी वो भी खाने में सहायता करने लगेगी, खाना बनाने का गुण अपने अंदर विकसित करने लगेगी। तो यानी लड़की लड़की बनने का प्रयास करती है, लड़का लड़का बनने का प्रयास करता है, यानी उस प्रकार के गुणों को अर्जित करता है। किसको देखकर? अपने पूर्वजों को देखकर, अपने बड़ों को देखकर। और दूसरा सामाजिक व्यवस्था या कानून व्यवस्था। समाज व्यवस्था अथवा कानून व्यवस्था की उन्मुखता। ये क्या है? ये है कि इस उम्र में बालक है वो थोड़ा बहुत यूं है कि भाई समाज में जो काम चल रहा है वो काम होना चाहिए, यानी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास करता है, कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास करता है। जैसे मान लीजिए कि एक इस उम्र का लड़का है, वो साइकिल या कुछ भी लेकर जा रहा है, तो वो अगर उसे बताया जाए, पहले यदि उसे बताया गया है कि भाई कौन सी दिशा में चलना है, तो इस उम्र का बालक अवश्य ही जिस दिशा में उसे बताया गया है उसी दिशा में चलने का प्रयास करेगा। यहां तक कि दूसरा गलत दिशा में चल रहा है तो उसको भी रोकेगा, टोकेगा। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देख सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के या यदि किसी इस उम्र के बालक के पिता का एक्सीडेंट हुआ, किसकी वजह से? रेड लाइट को क्रॉस करने की वजह से, रेड लाइट को तोड़ने की वजह से। तो इस उम्र में बालक यूं सोचेगा कि भाई कभी भी रेड लाइट नहीं तोड़नी है। तो इसमें उदाहरण हो सकता है, जैसे आप एक्सीडेंट की वजह से, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं एक लाइन लिख देती हूं, इस बारे में बता देती हूं। तो यहां पर
इसके उदाहरण स्वरूप ये लिखा जा सकता है, उदाहरण स्वरूप ये लिखा जा सकता है जैसे पिता का एक्सीडेंट, पिता का एक्सीडेंट होने की वजह से रेड लाइट पार न करना, यानी इस प्रकार से वो कानूनी व्यवस्था बनाने का प्रयास करेगा, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास करेगा। तो ये कौन सी है? दूसरी स्टेज है। ठीक है, पहली स्टेज पूर्व परंपरागत स्तर की कह सकते हैं अपन, रूढ़िगत नैतिकता की कह सकते हैं। पहली स्टेज प्राक रूढ़िगत नैतिकता या पूर्व परंपरागत स्तर, और दूसरी कौन सी है? दूसरी अवस्था मानी जाएगी रूढ़िगत नैतिकता व परंपरागत स्तर मानी जाएगी। ठीक है, देखिए जब बालक 10 से 12 वर्ष की उम्र का है तो उसमें नैतिकता नहीं है, वो सजा या पुरस्कार से प्रेरित होकर व्यवहार करेगा, स्वयं की क्षमता नहीं है। 12 से 14 वर्ष का बालक है तो वो इस उम्र में समाज से संबंधित कुछ चीजों को ग्रहण कर लेगा और उन ग्रहण व्यवहार के आधार पर ही, ग्रहण किए गए व्यवहार के आधार पर ही वह आगे व्यवहार करता है। ये दोनों चीजें ही क्या है? ये दोनों चीजें, ये पूर्व परंपरागत स्तर है और ये परंपरागत स्तर माना जाएगा। ठीक है, ये अपनों ने दोनों अवस्थाएं यहां पर पढ़ ली है। उसके बाद यदि अपन तीसरी की बात करें, उत्तर परंपरागत स्तर। उत्तर परंपरागत स्तर की यदि बात करें तो इस उम्र में बालक है वो समझदार हो जाता है, वो उसमें विवेक का विकास हो जाता है, विवेक का विकास हो जाता है और विवेक का विकास हो जाता है, साथ साथ उसमें निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है, निर्णय क्षमता का विकास हो जाता है। और इसके साथ साथ इस उम्र में भी 2 प्रकार की परिस्थितियां रहती है। कौन कौन सी रहती है? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं आगे इसमें कौन सी चीजें बताई गई है या उत्तर परंपरागत स्तर की कौन सी पहचानें हो सकती है। देखिए, तीसरी स्टेज उत्तर रूढ़िगत नैतिकता या उत्तर परंपरागत स्तर। उम्र 14 से 16 वर्ष, 16 वर्ष रहेगी। इस उम्र में क्या करेगा? इस उम्र में बालक में जो सामाजिक परंपराएं हैं, सामाजिक जो रीतियां हैं, उनके आधार पर स्वयं निर्णय लेने की क्षमता का विकास कर लेगा, यानी स्वयं निर्णय बालक लेने लग जाएगा। इसकी महत्वपूर्ण बात तो ये मानी जाती है। इसके भी 2 छोटे छोटे भेद हो रहे हैं जो अपन देख लेते हैं ताकि आज ये इसी क्लास में अपन इस सिद्धांत को कंप्लीट कर लें। इसकी 2 बातें हैं कि ये जो अवस्था है इसमें जो नैतिकता का विकास होता है वो 2 रूपों में होता है। तो किस में? एक तो सामाजिक अनुबंध, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। ठीक है, एक तो सामाजिक अनुबंध उन्मुखता और दूसरी सार्वभौमिक नैतिक उन्मुखता।
इस उम्र में भी बालक में सामाजिक बंधन के अनुसार कार्य करने का विकास होता है। इसके साथ साथ सार्वभौमिक नैतिकता क्या होता है? सब जगह पर विद्यमान। तो सब जगह जिन नैतिक तत्वों की विद्यमानता है, उसके आधार पर वह निर्णय क्षमता का विकास करेगा। यहां पर एक नई चीज और होती है। यहां पर बालक यूं सोचता है कि भी समाज से हित या समाज में हित की भावना, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन इन दोनों को अच्छे से और देख लेते हैं। ठीक है, सामाजिक अनुबंध अनुमुक्ता और उसके बाद सार्वभौमिक नैतिक अनुमुक्ता। इस अवस्था में बालक क्या करता है? इस अवस्था में बालक यूं करता है कि भाई जो चीज समाज के लिए हितकर है, समाज के लिए हितकर नियम ही रखे जाए, अहितकर नियम समाप्त किए जाएं। होती है ना तूफानों व संघर्षों की काल, तोड़ने फोड़ने में माहिर होता है इस उम्र का बच्चा। सामाजिक अनुबंध, वो यूं सोचता है कि भाई समाज का ही फायदा नहीं है, तो फिर ऐसे नियम किस काम के? तोड़ दो इनको, खत्म कर दो इन नियमों को। ये बात किस उम्र में आती है? 14 से 16 वर्ष तक। कब? उत्तर रूढ़िवादी या उत्तर रूढ़िगत नैतिकता के स्तर में। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं दूसरे नियम के बारे में भी। तो दूसरा कौन सा है? सार्वभौमिक नैतिकता। सार्वभौमिक नैतिकता, इसका मतलब है कि उसकी जो नैतिकता है वो विकसित हो चुकी है। आपने कभी कभार देखा होगा कि कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में जिसका एक्सीडेंट होता है वो यूं बताता है कि भाई मैं जा रहा था तो एक बालक आ गया रास्ते में, तो उस बालक को बचाने के लिए मैंने उस दीवार में मार दी या उस पेड़ में मार दी। यानी इस उम्र में बालक है वो सबका हित करना चाहता है, सबका फायदा करना चाहता है। इसके लिए स्वयं नुकसान पहुंचा सकता है, स्वयं को नुकसान पहुंचा सकता है। तो यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की हरकत करता है कि वो स्वयं को नुकसान पहुंचा लेता है दूसरे के फायदे के लिए, तो वहां पर उसमें कौन सी विशेषता पाई जाएगी? सार्वभौमिक नैतिकता की विशेषता पाई जाएगी। तो ये है कोहलबर्ग द्वारा दी गई तीन अवस्थाएं तो नहीं कहेंगे, 3 स्तर। कोहलबर्ग ने यूं कहा है कि भी नैतिकता के 3 स्तर होते हैं, पूर्व परंपरागत और उत्तर परंपरागत स्तर। ठीक है, पूर्व परंपरागत में नैतिकता होती नहीं है, पुरस्कार व दंड के आधार पर नैतिकता के गुणों का विकास किया जाता है। दूसरे में वो कुछ ग्रहण कर लेता है तो थोड़े थोड़े निर्णय लेने लग जाता है और बाद में उसकी खुद की नैतिकता होती है, खुद वो इस प्रकार के निर्णय लेने लग जाता है जिससे समाज में फायदा हो। ठीक है, ये था कोहलबर्ग का सिद्धांत। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कि इन्होंने नैतिकता को प्रमुख आधार माना है। 10 से 16 वर्ष तक के बालक का अध्ययन किया है। कब की सिद्धांत दिया? 1958 में। पुस्तक का नाम द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर ये सिद्धांत कंप्लीट होता है। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।